नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में सन एक्सप्रेस परिवार के ही सदस्य, आपका तिस्ता हिमालय के सदस्य श्री शैलेंद्र चौहान जी उपस्थित हुए हैं। हालांकि जयपुर से ये बिलोंग करते हैं, लेकिन आपका तिस्ता हिमालय और सन एक्सप्रेस परिवार के साथ इनका पुराना नाता है। और शैलेंद्र चौहान जी के विषय में मैं परिचय दे दूं आप सभी हमारे नए दर्शकों को। शैलेंद्र चौहान पेशे से इंजीनियर रहे हैं। इंजीनियर होने के बावजूद साहित्य के प्रति इनका लगाव बेहद ज़्यादा रहा है, इसलिए इन्हें हम साहित्यकार की संज्ञा भी दे सकते हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, आलोचनाएं भी करते हैं और पत्रकारिता तो स्वतंत्र रूप से करते ही हैं। अभी अभी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, जिसमें एक राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार वहां बनाई है, बाकी 4 राज्यों में भाजपा ने अपनी सरकार बना ली है। तो एक तरफ विपक्ष पुरजोर मेहनत कर रहा है कि भाजपा को किसी तरह सत्ता से बेदखल किया जाए। तमाम कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर उभरने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मौका उन्हें नहीं मिल रहा है। लेकिन एकमात्र आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली छोड़कर पंजाब में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। ये आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा संकेत है। बिल्कुल। लेकिन भाजपा का जो जलवा है यूपी में वो अभी भी बरकरार है। यूपी नहीं, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड सरकार उनकी बनी। तो कुछ लोग कहते थे कि ये सेमीफाइनल है भाजपा का, अगर इसमें शिकस्त गई तो फिर आने वाले जो 2024 का लोकसभा आम चुनाव है उसमें शिकस्त मिल सकती है। लेकिन अब सेमीफाइनल तो भाजपा पास कर चुकी है। मैं 24 के इलेक्शन में मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, एक लंबा अनुभव है आपका, कि आखिर कौन सा ऐसा मैजिक है भाजपा के पास जो अभी भी 4 राज्यों में भाजपा ने सरकार बना ली, खासतौर से यूपी को केंद्र करके मैं अगर जानना चाहूँ तो। देखिए, इसे मैजिक कहिए, उनकी कलाकारी कहिए, ये सब तो है। और सबसे बड़ी चीज़ तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के साथ में उनके पास पैसे का अकूत भंडार है। सारी पत्रकारिता और सारे जनरल क्या बोलते हैं उसको, टीवी चैनल्स, सारे अखबार, उनको वो पैसा मुहैया कराते हैं और वो उनके पक्ष में पूरा का पूरा वो प्रभाव निर्मित करते हैं। हर तरीके के वो सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं जिससे जनता भ्रमित रहे। जन सामान्य को भाजपा का हिंदुत्ववादी जो कार्ड है वो इतना प्रभावी है कि लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं और लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था से परेशान है, हर चीज़ से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है। लेकिन अंततः वो अपने आप को एक विचारधारा में, हिंदू विचारधारा में समाहित महसूस करते हैं। और हिंदू गौरव, नकली छद्म हिंदू गौरव है, क्योंकि जो हिंदुत्व और हिंदू की परिभाषा है वो भाजपा उसमें कहीं खरी नहीं उतरती। भाई, हिंदू तो सहृदय होता है, हिंदू जो है वो सहिष्णु होता है, हिंदू सत्य बोलता है, हिंदू तो दूसरों का भी सम्मान करता है। तो हिंदू एक बड़े ब्रॉड फलक पर व्याख्यायित हो चुका है हमारे पुराने समय से। इन्होंने उसकी जो संकल्पना है बहुत ही सीमित कर दी है। भाजपा ऐसा नहीं करती, भाजपा ने बहुत सीमित कर दी है। तो उन्होंने जो उनका हिंदुत्व है वो सिर्फ नारों तक सीमित है, देश तक सीमित है और भाजपा तक सीमित हो गया है। आज तो वो सिर्फ भाजपा ही हिंदू है, बाकी कोई हिंदू नहीं। दूसरे जो विपक्षी दल हैं जो आप कह रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी दिशा कोई अलग दिशा नहीं है। वो भाजपा ने उनको भी प्रभावित किया। जब उन्होंने देखा कि भाजपा का प्रचंड बहुमत इसके हिंदू सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण हो रहा है, तो उन्होंने भी अपनी जो पूरी की पूरी उनकी विचारधारा थी उसको छोड़ के वो भी हिंदू हो गए और उस कार्ड को उन्होंने भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपनाया। तो जब एक बड़ी धारा, हिंदू की धारा चल रही है, जो स्थापित धारा है, लोग उसकी तरफ होंगे या छोटे मोटे लोगों की तरफ होंगे जिनका उनको पता है कि ये आधी धारा इनकी कुछ अलग है, आधी धारा कुछ इनकी अलग है, तो इसलिए वो उनके उसमें नहीं गए, प्रभाव में नहीं आए। पैसे का, माया का भी बहुत बड़ा वो है, पूंजीपतियों का बहुत बड़ा सहयोग है भाजपा को। और जो भी अनैतिक कर्म है, जितने भी अनैतिक कर्म हैं,
अपने चुनाव जीतने के लिए, शाम दाम दंड भेद जिसको कहा जाता है, क्योंकि नैतिकता तो कहीं रही नहीं गई। प्रधानमंत्री का जो स्तर है वो इस लेवल पर पहुंच गया कि वो म्युनिसिपल चुनाव में भी जाके प्रचार करने लगे। तो और उनकी भाषा का भी कोई उनमें संस्कार नहीं रह गया। तो इस तरीके से जब आप ये ठान ही लेते हैं, जो जैसे एक पुराने ज़माने में आप सोचिए कि जागीरदार जमींदार हुआ करते थे, वो ठान लेते थे किसी भी तरीके से हमें जो है जीतना है, जनता को काबू में करना है, मारना है, काटना है, लालच देना है, जो भी करना है, लेकिन जीतना है। लेकिन शैलेंद्र जी, बंगाल में तो ऐसा नहीं है। बंगाल में इसीलिए नहीं हुआ। बंगाल में जो चेतना है वो चेतना इतनी यहाँ पे 35 वर्ष तक जो है वो वामपंथ का राज रहा, वामपंथ का शासन रहा। तो इनके मन में एक स्वतंत्र चेतना तो है ही, ये उतने सांप्रदायिक नहीं है पश्चिम बंगाल के लोग। और धर्म का मतलब उनके लिए काली पूजा व्यक्तिगत वो उसके प्रति श्रद्धा भाव है। वो एक लंपटगिरी का कोई माध्यम नहीं है, कमाई का कोई माध्यम नहीं है, व्यवसाय नहीं है। वो अपने जीवन और समाज के सरोकारों को उससे प्रभावित नहीं करते। तो इसलिए जो है वो भाव एक, चूँकि बंगाल का एक इतिहास रहा है, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास रहा है, खुद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास रहा है। और यानी कि यूपी की जनता में असल चेतना की कमी है, वैज्ञानिक चेतना की कमी है। असल चेतना तो क्या है ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक वैज्ञानिक चेतना की कमी है। उनका जो सरोकार है वो उतने वैज्ञानिक नहीं है, वो अंधविश्वास, अंधश्रद्धा से ग्रस्त है। और नितांत लोग से, मतलब जो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होना, सिर्फ अपनी अपनी सोचना, सामाजिक सरोकार ना होना, तो ये सारी चीज़ें जो है अंततः आपको विभक्त कर देती हैं और आप अपनी बात देखते हैं और अपने फायदा देखते हैं और वोट देते हैं। समाजवादी पार्टी हालांकि प्रदर्शन अच्छा की है यूपी के चुनाव में, लेकिन आपसे 2-3 बिंदुओं में मैं जानना चाहता हूं कि उनकी हार का कोई खास वजह आप देख पा रहे हैं? हाँ, नहीं, उनकी हार की जो मैंने खास वजह बताई ना, भाई जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में वो सक्षम नहीं हो पाए। नहीं, उनका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तो कामयाब सफल इसलिए भी नहीं हुआ कि जो मुस्लिम वोट था वो भी बट गया। भाई वो यादव और मुस्लिम वोट के दम पर जीतते थे, तो मुस्लिम वोट और अनुसूचित जाति जनजाति का वोट भी उनको मिलता था। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं उनकी, यादव भी बहुत सारे हिंदूवादी हो गए और मुस्लिम जो थे उन्हें भी भरोसा नहीं रहा इन सारी पार्टियों पे, वो भी बट चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं कि अब वो किस चीज़ को अपनाए, उनकी क्या विचारधारा है। वो अपनी लोहियावादी विचारधारा को तो कहीं दिखा नहीं पाए। उनके लोहिया के जितने चेले थे वो सब के सब भाजपा में हैं, उनकी लोहियावादी विचारधारा वो कहते हैं, लेकिन लोहिया की विचारधारा, लोहिया का सोच और इनके समाजवादियों की सोच में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। सारे के सारे लोहियावादी जो लोहिया जी के शिष्य थे वो सारे के सारे भाजपा में चले गए, जॉर्ज फर्नांडिस से लेके आज तक। और बिहार के मुख्यमंत्री वो भी एक तरीके से उन्हीं के पाले में, उन्हीं के बनाए हुए मुख्यमंत्री। तो अगर आपकी ऐसी विचारधारा रहेगी तो आपकी विश्वसनीयता कम होगी। भाई आप ना समाजवादी रहे, ना आप हिंदूवादी रहे, तो आप आखिर हैं क्या? ना आप मुस्लिम सपोर्टर ही कहलाए, अल्पसंख्यकों के सपोर्टर भी आप नहीं कहला पाए। तो ऐसे में नुकसान तो होना है। जो भी सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति लोगों में क्षोभ था, क्रोध था, वो तब भुनाया जा सकता था जब आपकी कोई एक अलग से विचारधारा जो दिखाई देती हो वो होती, आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते। तो न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस की भी जो दुर्गति हुई है वो इसी कारण हुई है कि कांग्रेस में हिंदूवादी भी भरे हुए हैं, और फिर वो कभी इधर होते हैं वही लोग, कभी वो उधर होते हैं, कभी वो कांग्रेस में होते हैं, कभी भाजपा में होते हैं, कभी भाजपा से कांग्रेस में चले जाते हैं। तो लोगों की विश्वसनीयता बहुत कम हुई है। लेकिन भाजपा की विश्वसनीयता इसलिए बनी हुई है कि वो तो हिंदुओं की बात करती है, वो उस हिंदुत्व की बात करती है जो बहुत ही संकीर्ण है, सबसे बड़ी आबादी है। हाँ, सबसे बड़ी आबादी है बहुसंख्यकों की। तो उसको वो, उनको चाहे रोजगार ना दे पाए, चाहे उनको जो है अच्छा जीवन ना दे पाए, चाहे उनको कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति न दे पाए, लेकिन वो उनको वो एक मानसिक सुख देती है।
तो वो अपने आप को हिंदू गौरव महसूस करते हैं। मुसलमानों के प्रति एक आभासी नफरत उनके मन में जो पैदा होती है, तो उनका शत्रु जो है वो मुसलमान है। असल में मेरे जीवन में और भी आप लोगों किसी के जीवन में मैंने ये देखा है कि न तो मुसलमान आपको ठगता है, दुकानें मुसलमानों की नहीं है जो आपको ठगे, न मुसलमान आपको मारता है, न मुसलमान आपके साथ में कोई छल प्रपंच करता है, क्योंकि वो जहाँ सीमित है वहीं तक सीमित है, वो आपके जीवन में उनका हस्तक्षेप कम है। मुझे नहीं लगता किसी को भी किसी मुसलमान ने चाटा मारा हो हम लोगों में से। लेकिन आपने उनके प्रति नफरत पैदा कर दी, यही भाजपा की बहुत बड़ी कामयाबी है। तो एक शत्रु है उसके सामने स्पष्ट, जो ताकतवर नहीं है। अगर वो ताकतवर होता तो इनको सबक सिखा देता, लेकिन वो चूंकि ताकतवर नहीं है तो इसलिए अब आप उस पर भांजते रहिए अपनी लाठी। खैर शैलेंद्र जी, अब तो चुनाव में जीत रहे हैं, तो शुभकामनाएं किन शब्दों में देंगे भाजपा की सरकार को इन 4 राज्यों के लिए? नहीं, भाजपा की सरकार को शुभकामनाएं देने का सवाल इसलिए नहीं पैदा होता कि अगर वो कुछ अच्छा कर सकते, उन्होंने किन्हीं अच्छे मूल्यों को लेकर चुनाव लड़ा होता। नहीं, भाजपा तो कहती है कि यूपी में सबसे अच्छा काम किया है कि राम मंदिर बना दिए हैं, इससे अच्छा और काम क्या चाहिए? अब भाई अगर यही अच्छा काम है तो फिर उन्हें शुभकामनाएं देते नहीं बनेंगी, फिर तो भाई वो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और इसी तरीके से काम चलाते हैं। तो खैर अब देखते हैं कि आम चुनाव जो 2024 का आम चुनाव है उसमें भाजपा क्या रिजल्ट कर पाती है और विपक्ष की क्या भूमिका रहती है। तो इसी तरह के मुलाकातों के लिए आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस, और मैं एक बार फिर से शैलेंद्र चौहान जी को हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शैलेंद्र जी, धन्यवाद। आपको मैं फिर अपने कमरे में लाते रहूँगा, तब तक के लिए आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस।